हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म इंग्लिश लिटरेचर में पार्ट 4। इससे पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 27 लिटरेरी टर्म आपको करा दिए थे। इस बार 28 से शुरू करने जा रहे हैं। ये लिटरेरी टर्म बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद कर लें नोट करके, तो ये आपके लिए बहुत आसानी से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी याद करते हुए चलेंगे तो याद रखें, छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल को तय करने में फ़ायदा देते हैं। तो 28 नंबर पर प्रॉब्लम प्ले से आप समझ लें, जो मौजूदा हाल में जो समस्या होती है उस पर उपन्यास लिखी जाती है। इसके बहुत बड़े मास्टर गोल्सवर्दी और जी बी शॉ थे। ये प्रॉब्लम प्ले कॉइंड किया है सिडनी ग्रंडी ने। सिडनी ग्रंडी इन्होंने जो है प्रॉब्लम प्ले कॉइंड किया है। ही यूज्ड इट टू द इंटेलेक्चुअल ड्रामा ऑफ 1890s। 1890 के दशक में जो है ये इंटेलेक्चुअल ड्रामा में इसको कॉइंट किया है इन्होंने। और इसके ग्रेट राइटर्स रह चुके हैं जी बी शॉ, ग्रेट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और गोल्सवर्दी। ये इसके जो है महान राइटर्स हैं। 29 नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसको फर्स्ट यूज्ड बाय टी एस इलियट, एंड टी एस इलियट ने सबसे पहले इसको यूज़ किया है। 30 नंबर पर इंटरनेशनल फैलेसी कॉइंड बाय डब्ल्यू के विम्सेट एंड मुनरो बियर्डस्ले। ये मुनरो MONROE मुनरो बियर्डस्ले, ये इंटरनेशनल फैलेसी ये जो है दिया हुआ है। न्यू क्रिटिसिज्म के जो दो राइटर हैं, न्यू क्रिटिसिज्म के दो मेंबर्स हैं, ये विलियम के विम्सेट एंड मुनरो बियर्डस्ले। इन्होंने इंटरनेशनल फैलेसी पर जो है ऐसे लिखे हैं। इसके अलावा 31 नंबर पर अफेक्टिव फैलेसी है। अफेक्टिव फैलेसी इज एन ऐसे पब्लिश इन 1946। अफेक्टिव फैलेसी ये ऐसे है जो पब्लिश हुआ था 1946 में। ये भी न्यू क्रिटिसिज्म से जो है संबंधित है, एसोसिएटेड है। 32 नंबर पर देखते हैं हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म एंड इट्स मेंबर्स। न्यू क्रिटिसिज्म और उसके सदस्य। न्यू क्रिटिसिज्म इज like formalism. New criticism is like formalism, tended to consider texts as independent and closed, meaning that everything that is needed to understand a work is present within it. The reader does not need outside sources. New cities paid close attention to the New critics paid close attention to the relation between form and meaning. तो ये आप बात समझ में आ गई होगी आपके कि न्यू क्रिटिसिज्म वाले राइटर जो हैं ये हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से उसको जो है उन्होंने देखा है और एक एक चीज़ को पेश किया है लिखने वाले ने, कि पढ़ने वाले को द राइटर डज नॉट नीड आउटसाइड सोर्सेज, पढ़ने वाले को बाहर के किसी भी सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो एक एक चीज़ को उन्होंने इस बारीकी से जो है इसमें लिखा है। ये न्यू क्रिटिसिज्म में इसके जो मेंबर्स थे देखें, जॉन क्रो रैनसम, आई रिचर्ड, एलन टेट, रॉबर्ट पेन, वॉरेन, क्लिंट ब्रुक्स, विलियम इम्सन, F.R. लेविस, विलियम के विम्सेट, मुनरो बियर्डस्ले। इन दो के बारे में भी ऊपर पढ़ा था जिन्होंने जो है इंटरनेशनल फैलेसी में कॉइंट किया है। 33 नंबर पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरल्यूड। 33 नंबर पर इंटरल्यूड इट इज़ अ शॉर्ट परफॉर्मेंस इंसर्टेड बिटवीन लॉन्ग प्ले। आपको बता दें जॉन गोल्सवर्दी लंबे लंबे उपन्यास लिखा करते थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बीच में ये एक छोटा सा एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देते थे इंटरल्यूड। उससे शुरू की और बाद की कहानी जो है वो खुल जाती थी, उसका खुलासा हो जाता था। तो नए राइटर भी उसको बहुत शौक से पढ़ा करते थे। इंटरल्यूड जो है ये ऐसे काम करता है। अब 34 नंबर पर देखते हैं फार्स, लिटरेरी जेनरे। ये एक जेनरे समझते होंगे आप लोग तो खुद ही टीचर्स हैं। जेनरे यानी विधा, जैसे कि हिंदी में होती है कहानी, एक विधा एक जेनरे है, उपन्यास एक जेनरे है। तो ये सब क्या है, लिटरेरी जेनरे। फार्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी और फार्सियल कॉमेडी, ये जो है कॉमेडी का एक स्टाइल है। इसका एक एग्जाम्पल है द टेमिंग ऑफ द शेरू, विलियम शेक्सपियर की ये उपन्यास है, एक नाटक है द टेमिंग ऑफ द शेरू। तो ये फार्स कॉमेडी है। फिर 35 नंबर पर नियोलॉजिज्म, द यूज़ ऑफ ए वर्ड और टर्म दैट हैज़ रिसेंटली बीन क्रिएटेड। कोई नया शब्द, कोई नया वर्ड अगर इंग्लिश लिटरेचर में
क्रिएट किया जाता है, रिसेंटली क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल नया नया उत्पन्न होता है, तो उसको नियोलोजिज्म बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए और ध्यान रखें कि इसके जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4, ये 4 पार्ट आपके सामने आ गए हैं। इनको आप बार बार पढ़ें, देखें या लिखें या इसको याद करें, जैसे भी करें। बहरहाल ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं पीजीटी की, आपकी ख़ास तौर से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में। बाकी आप एलटी ग्रेड भी कर दो, ईएमआरएस भी कर दो, आप केवीएस भी करो, सब में तैयारी करें। ख़ास तौर से ये टीजीटी पीजीटी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं।